नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा खास कार्यक्रम है जो आपको दुनिया भर की विज्ञान, तकनीकी अनुसंधान, शोध और खोज से जुड़ी जानकारियां मुहैया कराता है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। सबसे पहले एक नजर इस सप्ताह की सुर्खियों पर। ओजोन स्तर के संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए दुनिया भर में 16 सितंबर को मनाया विश्व ओजोन दिवस। एक विशेष रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश का। आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने बनाया स्मार्ट हाइजीन मॉनिटर, स्वच्छ भारत मिशन को मिलेगी मदद। नवजातों में विटामिन डी का स्तर सुधारने के लिए दिल्ली के डॉक्टरों का नया शोध। लेकिन सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। दुनिया भर में 16 सितंबर ओजोन दिवस के रूप में मनाया गया, जिससे वातावरण में ओजोन में कमी लाने वाले पदार्थों के बारे में जागरूकता फैल सके। वैज्ञानिकों का मानना है जलवायु परिवर्तन काफी हद तक इस कमी के लिए जिम्मेदार है। ज्ञान विज्ञान आपको विस्तार से बता रहा है क्या है ओजोन स्तर और क्यों है इसके संरक्षण की आवश्यकता। हर साल 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष ओजोन दिवस का विषय था सूर्य से प्रकाशित सभी जिंदगियों की देखभाल। ओजोन दिवस 1987 के अंतर्राष्ट्रीय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद दिलाता है, जिसमें ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों का उत्पादन और उपयोग समाप्त करने पर सहमति बनी थी। इनमें विभिन्न अनुपातों में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन और हाइड्रोजन शामिल हैं। ओजोन को कम करने वाले कुछ अन्य पदार्थों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या CFCs, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म मानवीय गतिविधियों की देन है। भारत में नई दिल्ली स्थित भारतीय मौसम विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय ओजोन केंद्र, अंटार्कटिका स्थित मैत्री समेत ओजोन पर निगरानी करने वाले सभी केंद्रों पर नियंत्रण रखता है। ओजोन से जुड़े आंकड़े नियमित अंतराल पर शोध तथा संग्रह के लिए कनाडा स्थित विश्व ओजोन डेटा सेंटर भेजे जाते हैं। आखिर ओजोन है क्या? ये एक रंगहीन गैस है जो वातावरण की ऊपरी सतह पर स्थित समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन स्तर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को धरती पर पहुंचने से रोकता है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें उच्च स्तर की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, जो धरती के वातावरण में प्रवेश करने पर वैश्विक तापमान में वृद्धि और जीवों में अन्य स्वास्थ्य जनित परेशानियां पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती है। ओजोन स्तर इन हानिकारक किरणों को सोख लेता है तथा उन्हें धरती के वातावरण में पहुंचने से रोकता है। समताप मंडल में करीब 90% ओजोन पाया जाता है। वातावरण का ये भाग धरती की सतह से 10 से 16 किलोमीटर ऊपर से शुरू होता है तथा करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। जिस ऑक्सीजन या O2 को हम सांस के जरिए ग्रहण करते हैं, वो सूर्य के प्रकाश में एकल ऑक्सीजन अणु में टूट जाता है। ऑक्सीजन का एकल अणु फिर से O2 के साथ प्रतिक्रिया कर ओजोन या O3 बनाता है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन के अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करने पर ओजोन नष्ट हो जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ये बाध्य था कि विकसित देश ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे, प्रयास उनके ज़्यादा होंगे ओजोन लेयर को बचाने के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए भी। दूसरी चीज़ ये थी कि ये भी माना गया था कि जो विकासशील देश हैं, क्योंकि वो अभी प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं, वो देर में फेज आउट करेंगे। एक तो पहले फेजिंग आउट ऑफ CFC था, फिर फेजिंग आउट ऑफ HCFC था, अब फेजिंग आउट ऑफ HFC है। तो ये पूरी एक साइकिल ऑफ फेजिंग आउट ऑफ केमिकल्स है। तो इसलिए अब आज के दिन में अगर आप देखें तो ओजोन लेयर काफ़ी हद तक रिकवर हो गई है और ऐसे माना जाता है कि 2050 तक ये काफ़ी पूरी तरह से हील होने की संभावना है। समताप मंडल में ओजोन स्तर में कमी को ओजोन छिद्र कहते हैं। भौगोलिक रूप से ये वो क्षेत्र है जहां ओजोन की मात्रा 220 डॉप्सन इकाई से कम है। 1980 के दशक में ओजोन छिद्र धीरे धीरे बड़ा होता गया, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति के बाद से ओजोन स्तर में सुधार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFC की जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC तथा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HCFC का प्रयोग हो रहा है। घर में काम आने वाले उपकरण जैसे फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर, घर तथा गाड़ियों में लगे एयर कंडीशनर तथा फोम उत्पन्न करने वाले डिटर्जेंट में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है।
ओजोन स्तर के संरक्षण के लिए किसी उपकरण को फेंकने से पहले उसमें से HFC रेफ्रिजरेंट्स हटा देने चाहिए। जिन अग्निशमन उपकरणों में हैलन ना हो उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। वृक्षारोपण को प्रोत्साहन तथा वनों की कटाई में कमी लानी चाहिए तथा उन रसायनों का इस्तेमाल न्यूनतम करना चाहिए जिनसे ओजोन स्तर को हानि पहुंचती है। मार्च 2017 में ओजोन स्तर के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने HCFC गैस का इस्तेमाल करने वाले उपकरणों को धीरे धीरे समाप्त करने की योजना तैयार की। ओजोन स्तर के लाभ को समझना तथा उसे संरक्षित करना आवश्यक है। ये पृथ्वी की ऐसी छतरी है जो हम सबको सुरक्षा प्रदान करती है, लिहाजा मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए इसका संरक्षण आवश्यक है। कई सालों के अनुभव, नए नमूनों और तकनीकियों के जरिए भारतीय मौसम विभाग पूर्वानुमान के तरीकों को पहले से बेहतर करता आ रहा है। लिहाजा मुंबई को जलमग्न करने वाले 12 घंटों की मूसलाधार बारिश के बारे में उनसे अच्छा विश्लेषण और कौन कर सकता है। ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट में देखिए क्यों मुंबई को भारी बारिश झेलनी पड़ी और क्यों अन्य शहरी क्षेत्रों में भी ये संकट बना हुआ है। इस साल एक बार फिर भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ। पूरे भारतवर्ष में बारिश की मात्रा लगभग 98% तक रही। लेकिन 29 अगस्त को मुंबई में सिर्फ 12 घंटे में 315 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 2005 के बाद यहाँ 12 घंटों में हुई सबसे अधिक बारिश है। Considering the recent case of heavy rainfall in Mumbai leading to flood situations, a low pressure area developed over the Bay of Bengal. In association with that, the southwesterly winds strengthened over the Mumbai coast. Gradually, this low pressure area moved towards the west along the monsoon trough, as it happens every year. When it comes closer and closer towards the Mumbai, the southwesterly winds along the coast increases and increases further, resulting in more convective and deep cloud mass. And because of this deep convective cloud mass, there happens to be a very intense rainfall activity. किसी जगह पर मॉनसून 3 कारणों पर निर्भर करता है। पहला, बड़े पैमाने पर मॉनसून का प्रसार। मॉनसून गर्त में हवाओं के सामान्य बहाव के साथ साथ पश्चिमी हवाओं के स्वरूप पर भी निर्भर करता है। दूसरा, क्षेत्रीय कारण जैसे निम्न दबाव केंद्र का बनना और चक्रवाती हवाओं का बहाव। तीसरा, उस जगह की प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति। उदाहरण के लिए अगर कोई जगह समुद्र के काफी निकट है तो उस क्षेत्र में आर्द्रता अधिक होगी। और चौथा कारण भी है जो सिर्फ शहरी इलाकों में लागू होता है, और वह है शहरीकरण। शहरीकरण के कारण जनसंख्या, यातायात और कंक्रीट की इमारतों में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप शहर के मध्य का तापमान आसपास के क्षेत्रों की तुलना में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। अधिक तापमान क्षेत्र के निम्न तापमान क्षेत्र से घिरने की प्रक्रिया को गर्म द्वीप प्रभाव या हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। यही वजह है कि उन इलाकों में अधिक वाष्पीकरण होता है, जिससे वहाँ ज्यादा बादल बनते हैं और भारी बारिश होती है। One of the theory goes like this: the monsoon becomes active for about 15 days, then becomes weak for about 15 days. This is popularly called as active and break cycle of monsoons. That determines the frequent occurrence of wet spells and dry spells and their variations partially. Sometimes therefore you can get more rainfall in peninsular India, less rainfall in northern India. दक्षिण पश्चिमी मॉनसून का पूर्वानुमान लगाने की 2 विधियां हैं। पहला है मॉनसून मिशन कपल्ड फोरकास्टिंग सिस्टम या MMCFS, जिसके अंतर्गत मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए उच्च क्षमता वाली गणना विधियों का उपयोग किया जाता है। उच्च क्षमता वाले उपकरणों के जरिए समुद्र तथा वातावरण की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है ताकि मॉनसून के बदलाव को समझा जा सके। दूसरी विधि है 6 पैरामीटर स्टैटिस्टिकल एनसेम्बल फोरकास्टिंग सिस्टम या SEFS, जो सटीकता के साथ मॉनसून की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। इन तकनीकियों की वजह से भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान की सटीकता जापान समेत अधिकतर विकसित देशों से बेहतर और अमेरिका के बराबर है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे IIT खड़गपुर, जहां के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा उपकरण बनाया है
जो स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होगा। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ज्ञान विज्ञान में आपका एक बार फिर स्वागत है। 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू करने के बाद से अब तक भारत सरकार देश भर में 3 करोड़ शौचालय बनाने में सहयोग दे चुकी है। लेकिन रख रखाव का अभाव और गंदगी स्वच्छ भारत मिशन की राह में चुनौती बनकर खड़ी है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने इस परेशानी का भी हल खोज निकाला है, जो इस मिशन को कामयाब बनाने में सहायक सिद्ध होगा। क्या है वैज्ञानिकों की ये रोचक खोज? देखिए ज्ञान विज्ञान की इस रिपोर्ट में। भारत को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का आगाज हुआ था। इस मिशन के अंतर्गत भारत सरकार ने अब तक करीब 3 करोड़ शौचालय बनाने में मदद की है। इस शपथ की वजह थी खुले में शौच के दुष्परिणाम, मक्खियों से फैलने वाली इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां, जमीनी पानी का गंदा होना, संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया में बढ़ोतरी तथा अन्य स्वास्थ्य जनित परेशानियां। मुहिम शुरू होने के बाद से अब तक कई शौचालय बने, लेकिन उनके इस्तेमाल से लोगों को अब भी संकोच है। कारण है शौचालयों की गंदगी। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर यानी IIT खड़गपुर के कुछ इंजीनियरों ने इस परेशानी का भी हल खोज निकाला है। इंजीनियरों ने एक नया उपकरण विकसित किया है जो शौचालयों की सफाई में मददगार होगा। We call it smart hygiene monitor. It is going to monitor the hygienic condition of a particular place. Not only for the toilets, it can be used for kitchens, it can be used for hospital wards, it can be also used for smart dustbins in smart cities. Contractors are paid to monitor it, to clean it, but hardly there is any monitoring. So it can be used to monitor all these toilets and bathrooms, including kitchens in big hostels where the kitchen and hygienic conditions are also not good. नए उपकरण को स्मार्ट हाइजीन मॉनिटर कहा जाता है। इसमें कई सेंसर लगे होते हैं जिनसे गैस तथा गंदगी दर्ज होती है, मसलन सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा धूल। बैक्टीरिया समेत रोगाणु जब गंदगी में मिलते हैं तो दूषित गैस उत्पन्न होती है। उपकरण के ट्यूब में दूषित हवा एकत्र होती है जिसे एक फिल्टर से पास कराया जाता है। हवा की गंदगी फिल्टर में छन जाती है, फिर इस गंदगी में रोशनी डाली जाती है। रोशनी की तीव्रता के आधार पर गंदगी की बहुलता का आकलन किया जाता है। तीव्रता कम होने का अर्थ है हवा में गंदगी अधिक होना। हवा में उपस्थित दूषित गैस और धूल के आकलन से स्मार्ट हाइजीन मॉनिटर उपकरण किसी जगह की सफाई का पैमाना तय करता है। At the moment, the cost of this device with all hardware components together could be 5,000 rupees, below 5,000. When the device will be compact with software and hardware, everything and marketing cost, it should not exceed 5,000 rupees at least. स्मार्ट हाइजीन मॉनिटर हवा में मौजूद गैस और गंदगी का स्तर मापकर उसकी तुलना सफर इंडिया के गुणवत्ता इंडेक्स से करता है। स्मार्ट हाइजीन मॉनिटर उपकरण में एक खास सॉफ्टवेयर लगा है जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के कुछ इंजीनियरों ने बनाया है। इन जानकारियों के आधार पर विभिन्न संस्थाएं स्वच्छ भारत मिशन की कामयाबी पर भी नजर रख सकती हैं। सफर या सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च को भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विकसित किया है। ये संस्था देश भर में शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर मापती है। अगर उपकरण का आंकड़ा सफर के मानक आंकड़े से अधिक होता है तो ये नजदीकी कंप्यूटर को सिग्नल भेजता है और सफाई के लिए जिम्मेदार कर्मचारी को एक SMS पहुंच जाता है। स्मार्ट हाइजीन मॉनिटर को रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, दफ्तरों, मॉल्स, यहाँ तक कि घरों में भी लगाया जा सकता है। स्पष्ट है कि ये उपकरण न सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने में बल्कि देश भर में कई बीमारियों पर लगाम कसने में भी मददगार साबित हो सकता है। भारत में 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। इसका उद्देश्य था आम लोगों में बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। देश भर में बड़ी संख्या में बच्चों को सही मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल पाता है। ये पोषक तत्व बच्चों के विकास तथा हड्डियों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नवजातों में विटामिन डी का स्तर बेहतर करने के लिए
दिल्ली स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में डॉक्टरों की टीम ने एक सफल परीक्षण किया है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। पूरे भारतवर्ष में 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया, जिसका उद्देश्य अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषण के विषय में जागरूकता फैलाना था। सरकार ने इस साल बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए नवजातों तथा बच्चों के आहार प्रणाली को बेहतर बनाने के खास विषय के प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाई। आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है विटामिन डी, जो बच्चों के सामान्य विकास, गर्भवती महिलाओं के भ्रूण विकास, कैल्शियम के अवशोषण, हड्डियों का घनत्व बरकरार रखने और वयस्कों के बालों को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लेकिन देश भर में 50% से अधिक आबादी और खास तौर पर नवजातों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से चिंताजनक है। बच्चों में विटामिन डी की अत्यधिक कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, जो पैरों की हड्डियों को कमजोर करती है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से विकास की गति कम होती है, आलस्य और चिड़चिड़ापन बढ़ता है तथा श्वसन संक्रमण भी बढ़ने लगता है। आज के दौर में बच्चे अधिकतर घर के भीतर ही रहते हैं और सूर्य के प्रकाश में कम समय बिताते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे शरीर में 90% विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश से होता है। नवजातों को सूर्य के प्रकाश से दूर रखने की आदत के कारण उनमें विटामिन डी की कमी बढ़ती जा रही है। हाल ही में दिल्ली में हुए एक शोध में इस समस्या पर विचार किया गया। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में डॉक्टरों की एक टीम ने नई दिल्ली में जन्मे 100 नवजातों पर अध्ययन किया। उनकी माताओं से कहा गया कि वो बच्चों को सूर्य के प्रकाश में रखने की अवधि तथा उनके शरीर की सतह पर पड़ने वाले सूर्य की रोशनी का आंकड़ा तैयार करें। खून के नमूनों और प्रयोगशाला जांच के जरिए 6 महीने के बच्चों में विटामिन डी की मात्रा मापी गई। डॉक्टरों ने पाया कि नवजातों को लगातार 16 से 18 हफ्तों तक हर हफ्ते 30 मिनट सूर्य के प्रकाश में रखने से विटामिन डी का स्तर बेहतर हुआ है। ऐसे बच्चों में विटामिन डी का स्तर 20 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर पाया गया, जो सामान्य है। ये विधि 6 हफ्तों की उम्र से शुरू कर देनी चाहिए और 16 से 18 हफ्तों तक जारी रखनी चाहिए। इससे बिना अनुपूरक आहार दिए शरीर में विटामिन डी की मात्रा बेहतर होती है, लेकिन ये कार्य इस तरह करना चाहिए कि नवजात के शरीर के 40% हिस्से में सीधे सूर्य का प्रकाश पड़े। इसके लिए बच्चे को डायपर पहनाकर सूर्य प्रकाश में ले जाना चाहिए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का प्रायोजित शोध इंडियन पीडियाट्रिक्स पत्रिका के अंक 54 साल 2017 में छपा है। We found that sunlight exposure was very well correlated with the vitamin D status of the child at 6 months of age, and then we also could calculate how much sunlight is required. So we could arrive at the conclusion that as low as about 30 minutes of sunlight exposure per week, that is only 5 minutes per day of sunlight, if given to the child, if about 40% of the body is exposed to the sunlight even for as little as 5 minutes per day, leads to adequate vitamin D status at 6 months of age. हमारे शरीर में विटामिन डी की जरूरत का अधिकांश हिस्सा सूर्य के प्रकाश से पूरा होता है और महज 10% हिस्से के लिए आहार की आवश्यकता सामन मछली या कलेजी से पूरी होती है। शाकाहारी आहार में विटामिन डी की मात्रा कम रहती है। त्वचा पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी में स्थित पराबैंगनी किरणें केराटिनोसाइट नामक कोशिकाओं के जरिए विटामिन डी को संश्लेषित करती है। इन कोशिकाओं में पराबैंगनी किरणें 7 डिहाई कोलेस्ट्रॉल नामक अणु को विटामिन डी के निष्क्रिय रूप में परिवर्तित करती है। परिवर्तित रूप रक्त के साथ लीवर और किडनी में पहुंचता है, जहां वो विटामिन डी के रूप में सक्रिय हो जाता है। पुराने समय में बच्चों को मालिश के बाद सूर्य की रोशनी में रखने की परंपरा थी। नए अध्ययन से पता चला है कि ऐसा किस प्रकार और कितनी देर तक करना चाहिए। अब डॉक्टर अधिक संख्या में नवजातों पर अध्ययन करने की योजना तैयार कर रहे हैं। उम्मीद है कि अध्ययन के नतीजे देश में हर साल पैदा होने वाले करोड़ों नवजातों का स्वास्थ्य बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे क्या है इस हफ्ते भारत और दुनिया भर में विज्ञान के क्षेत्र में नई उपलब्धियां। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया भर में हो रहे कुछ नए और दिलचस्प वैज्ञानिक अनुसंधानों पर।
भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी संस्थान के बीच संयुक्त शोध के समझौते पर 13 सितंबर 2017 को दस्तखत हुए। ये समझौता भारत जापान शिखर सम्मेलन 2017 के अंतर्गत किया गया। भारत की ओर से जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर के विजय राघवन तथा जापान की ओर से AIST के अध्यक्ष डॉक्टर रियोजी चुबाची ने समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच औद्योगिक प्रतिभाओं को एक दूसरे से जोड़कर आपसी तालमेल के तहत दोनों देशों के बीच विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी रिश्तों को प्रोत्साहित करना है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि तापमान वृद्धि के कारण हिमालय के निचले क्षेत्र में अवस्थित ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ये ग्लेशियर भारत के लाखों लोगों के लिए पानी का स्रोत है। यह अध्ययन पश्चिमी हिमालय के चंद्र बेसिन में 660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 146 ग्लेशियरों पर किया गया। शोध के नतीजे अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका एनल्स ऑफ ग्लेशियोलॉजी में छपे हैं। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और वन अधिकारियों ने हाल ही में आई बाढ़ से गैंडों के 6 बच्चों को बचाया। बाढ़ के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का 85% हिस्सा पानी में डूब गया था। भारी बारिश होने पर जानवर ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं, लेकिन इस बार पानी तेजी से बढ़ा और कई जानवरों को बचने का समय नहीं मिल पाया। बाढ़ से अब तक 280 जानवरों की मौत हो चुकी है। कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने सींग वाले सरीसृप के अवशेष खोज निकाले हैं। करीब 24.5 करोड़ वर्ष पुराने ये अवशेष मध्य प्रदेश के सतपुड़ा गोंडवाना बेसिन में मिले हैं। सरीसृप प्राणियों की इस प्रजाति का नाम श्रृंगासोरस इंडिकस रखा गया है। इस खोज को साइंटिफिक रिपोर्ट्स पत्रिका में छापा गया है। इस सप्ताह विज्ञान के इतिहास में हम याद कर रहे हैं सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को। 15 सितंबर 1861 में जन्मे सर विश्वेश्वरैया एक मशहूर सिविल इंजीनियर और बुद्धिजीवी थे। 1909 में उन्होंने हैदराबाद को बाढ़ से बचाने की व्यवस्था तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे शहर को सफलतापूर्वक बाढ़ मुक्त बनाया गया। सर विश्वेश्वरैया ने मध्य प्रदेश के टिगरा बांध तथा कर्नाटक के मांड्या में कृष्णराज सागर बांध तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने 1903 में स्वचलित फ्लड गेट से बाढ़ रोकने के नमूने का पेटेंट हासिल किया। पहला स्वचलित फ्लड गेट पुणे के निकट खड़गवासला में स्थापित किया गया। गंदे पानी को बांध में जाने से रोकने के लिए उन्होंने स्टील के दरवाजे का नमूना भी तैयार किया। 1924 में कर्नाटक का कृष्णराज सागर बांध परियोजना का नमूना तैयार करने तथा उसे लागू करने में सर विश्वेश्वरैया की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन दिनों वो सबसे बड़ा बांध माना जाता था तथा कई शहरों के लिए सिंचाई तथा पेयजल का स्रोत था। बाढ़ से लड़ने की तकनीकी के अलावा उन्होंने डेक्कन क्षेत्र में सिंचाई की कई परियोजनाओं पर भी काम किया। सर विश्वेश्वरैया बेंगलोर में 1917 में बने पहले सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के संस्थापक थे। वो लंदन इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स में 50 साल तक मानद सदस्य रहे। 1955 में उन्हें देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सर विश्वेश्वरैया की याद में 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंदरगाहों तथा बांधों के निर्माण में उनका विस्तृत ज्ञान आज भी इंजीनियरों के काम आता है। इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने विचार जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोजों, आविष्कारों और समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।